एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर स्टडी। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। कुछ दो टॉपिक्स बचा हुआ है, पूरा कॉन्सेप्ट अगर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद से एक सेशन रखा जाएगा जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू पावर और एनर्जी कंजम्पशन के रिलेटेड में, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में हम लोग ने ये एनर्जी कंजम्पशन या डोमेस्टिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन को देखा, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना, उसका यूनिट क्या है वगैरह वगैरह हम लोग ने देखा। अब हम लोग इस टॉपिक में हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फिर डायरेक्टली मैं सिर्फ करंट लिख दे रहा हूँ, आप लोग इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को देखते हैं। देखिए क्या होता है कि सिर्फ हीटिंग ही नहीं होता है, केमिकल इफेक्ट भी होता है और मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। जैसे केमिकल इफेक्ट क्लास 8 में आप लोग ने पढ़ा होगा कि साइंस में आप लोग ने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है, इलेक्ट्रोड्स यूज होते हैं। तो क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोड्स के थ्रू पास होता है तो वो क्या हो जाता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो डिकम्पोज होने लगता है। डिकम्पोज होने का इन द सेंस अलग अलग आयंस में चेंज हो जाएगा ना, तो उसी के वजह से कंडक्शन होगा। हाँ, दूसरा बात है मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है, ये जो वायर है उसके थ्रू अगर करंट पास हो रहा है तो वो वायर या फिर वो मेटल जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये था मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में। लेकिन यहाँ पर हम लोग आपके जो सिलेबस में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, तो इससे कहने का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए आप घर में आप लोग बल्ब देख रहे हैं, ठीक है, इनकैंडिसेंट बल्ब देख रहे हैं, ठीक है, इनकैंडिसेंट बल्ब देख रहे हैं, जैसे ऐसे होगा और यहाँ पर ऐसे लगा रहता है। तो ये जो चीज़ है ना, ये इसको हम फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलामेंट, ठीक है। अब ये जो फिलामेंट है आपका किस चीज से बना होता है? इसको हम नाइक्रोम से बनाते हैं। क्या? नाइक्रोम से बनता है, ठीक। अब ये जो नाइक्रोम है क्या हाई रेजिस्टेंस देता है, करंट को क्या देता है? हाई रेजिस्टेंस देता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से एक बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है, यहाँ से एक बैटरी कनेक्टेड है इस पर। अब ये क्या हाई रेजिस्टेंस, करंट तो पास हो रहा है, यहाँ से करंट पास हो रहा है। अब हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर इतना ज़्यादा हीटिंग होता है कि ये जो फिलामेंट है ग्लो करने लगता है। अब ये फिलामेंट ग्लो करेगा तो ऑब्वियसली ये बल्ब सारा का सारा बल्ब ऑब्वियसली ग्लो करेगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब ये कहाँ पर होगा? हीटिंग इफेक्ट कहाँ पर होगा? जहाँ पर मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा। हम ऐसा मटेरियल यूज करेंगे जहाँ पर मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा। क्यों? रेजिस्टेंस क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को अपोज करता है। जिस तरह फ्रिक्शन जो होता है वो मोशन को अपोज करता है, उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्टेंस अपोज करता है, ठीक है। तो पहले चीज ये चीज है, ठीक है। व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? ये क्वेश्चन लिखिए यहाँ पर, व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट? When an electric current is passed through a high resistance, है ना, हाई रेजिस्टेंस वायर। जिस एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम लोग ने कौन सा वायर यूज किया है? नाइक्रोम। क्या यूज किया है? नाइक्रोम, ठीक है। The resistance wire become very hot and produces heat. क्या होता है? Produces heat. This is called heating effect of इलेक्ट्रिक करंट।
हम सिर्फ करंट लिख देंगे, इलेक्ट्रिक करंट, कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी लिख देंगे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, जैसे मान लीजिए फिर से हम बता रहे हैं कि when an electric current is passed through a high resistance wire like nichrome के थ्रू अगर पास हो रहा है, then the resistance wire becomes very hot, यहाँ पर लिखे wire becomes लिखेगा यहाँ, becomes very hot and produces heat, ठीक है। यहाँ से हम पास ये नाइक्रोम का बना हुआ है, इतना मतलब करंट पास हो रहा है, इतना ज़्यादा हीट हो जाएगा ना, इतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा कि ये हीट प्रोड्यूस करना शुरू होगा। इस केस में हीट प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है, ग्लो हो जाता है, ठीक है। तो हम इसी प्रोसेस को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ये कहाँ यूज करते हैं हम, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने घरों में आयरन यूज किया होगा, उसके अंदर क्या होता है, फिलामेंट होता है, उस मतलब प्लग इन करने की वजह से वो गर्म होता है, और बाद में जो मेटल होता है वो भी गर्म होना शुरू होता है। अब उस केस में क्या होता है कि आयरन तो ग्लो नहीं करता है, लेकिन उसको हम यूज करते हैं कि हम अपने कपड़ों को आयरन करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये था दूसरा एग्जांपल है कि आप लोग ने टोस्टर देखा होगा, इलेक्ट्रिक टोस्टर का मतलब क्या होता है कि जैसे ऐसे होता है, ब्रेड यहाँ पर डाला जाता है, ब्रेड को डाल करके गर्म किया जाता है ना, उसको यहाँ पर ब्रेड दोनों हिस्सों में, यहाँ पर एक ब्रेड डाल दीजिए, यहाँ पर एक ब्रेड डाल दीजिए, ब्रेड डाल दीजिए और वो गर्म हो जाएगा और उसको खा लेते हैं। तो ये सब टोस्टर वगैरह है, इलेक्ट्रिक हीटर होता है। घरों में आप लोग ने ठंडा महीना के टाइम में देखा होगा कि वो हीट करता है, गर्मी देता है। तो ये सब एग्जाम्पल्स है आपके इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी हीट प्रोड्यूस करता है, ये कहने का मतलब है। ओके फाइन, कोई दिक्कत है अभी तक, कोई डाउट है आ रही है, कोई डाउट है? अब देखिए एक और है, एक जूल कितना हीट प्रोड्यूस होता है उसको देखा जाएगा, कितना हीट प्रोड्यूस होता है ना। हीट प्रोड्यूस होता है तो ये तो हम लोग ने जान लिया, लेकिन कितना हीट प्रोड्यूस होता है उसको भी देख लेते हैं। हीट कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, है ना, हीट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम यहाँ पर डिराइव करेंगे, डेरिवेशन ऑफ डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, इसको डिराइव किया। अब ये जूल्स लॉ ही बताएगा आपको कि कितना अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो रहा है ना। इतना मतलब एक वायर पे, है ना, रेजिस्टेंस है, उसको हमने करंट दिया है ना। अब ये रेजिस्टेंस इस करंट को अपोज कर रहा है, तो ऑब्वियसली अपोज करने का मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा है। अब कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, इन ऑर्डर वी हैव टू calculate the amount of heat produced, तो ये कैलकुलेशन कौन देगा, ये कैलकुलेशन देगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, है ना। तो इसको समझते हैं ये कैसे आता है।
जिस तरह ओम्स का V इक्वल टू आई आर होता है, तो ये भी कुछ ऐसे ही होगा, ये भी कुछ तरह का फॉर्मूला ही होगा। Let us consider a conductor of resistance R and current I flows through it। ठीक है, इसको लिखिए। और टाइम t, ठीक है। ये कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस R दिया हुआ है और उसके थ्रू I करंट फ्लो हो रहा है फॉर कितना टाइम, फॉर टाइम t, यानी टाइम अब उस कितने देर के लिए करंट फ्लो हो रहा है, इस पर भी डिपेंड करता है कि आपका करंट मतलब कितना हीट जनरेट हो रहा है, कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमको कैलकुलेट करना है हीट के बारे में, अमाउंट ऑफ वर्क डन। यहाँ पर भी जैसे अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वर्क डन हो रहा है, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मान लीजिए कि when an electric charge Q moves against a potential difference that is V, then amount of work done W क्या होगा, जैसे हम लोग को मालूम है कि PD को, जैसे एक चीज याद रखिए, PD इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, वर्क डन अपॉन चार्ज। जैसे अगर मान लीजिए व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज मूव्स अगेंस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस B, देन द अमाउंट ऑफ वर्क डन, यहाँ से वर्क डन का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ये अगर आप अपने नोट्स बनाए हैं तो उसको एक बार पलटिए और ये फॉर्मूला से आपको नजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग वर्क डन निकाल लेते हैं, वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्या दिया हुआ है, B इनटू, ठीक है, B इक्वल टू QB। ठीक है, अब एक और चीज हम लोग ने देखा होगा, जैसे इस Q को हम क्या लिख सकते हैं, इस Q को क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि I इक्वल टू Q अपॉन T होता है, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, V इक्वल टू यहाँ पर लिख दीजिए, V नो दैट करंट I इक्वल टू Q अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम। therefore करंट इक्वल टू चार्ज इक्वल टू I इंटू T। ठीक है, ये इक्वेशन 1 रख लीजिए, इसको इक्वेशन 2 रख लीजिए, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो W इक्वल टू V इंटू Q की जगह क्या लिखेंगे, I इंटू T। I T लिखे हैं तो I इंटू T लिख दीजिए। अब एक और चीज़ है, देखिए क्या है, ओम्स का क्या होता है, V इक्वल टू I R होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, V की जगह क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू I R इंटू I इंटू T। ठीक है, तो यहाँ पर सिंस V इक्वल टू I R लिख दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद हम लोग ने यहाँ पर कंटिन्यू किया हुआ है, यहाँ से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर W इक्वल टू I स्क्वायर R T आ रहा है, I इंटू I R स्क्वायर R इंटू T। तो यही हम लोग का क्या है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, जूल्स लॉ ऑफ, ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसी को हम कहेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। इसको यहाँ पर अब W नहीं लिख करके H लिख दीजिए, यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, हीट प्रोड्यूस, क्योंकि अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो हम लिख देंगे हीट प्रोड्यूस। ठीक है,
इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग। कैलकुलेट नहीं मतलब इसमें कोई दिक्कत आ रही है कमेंट कीजिए जल्दी से। H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। अब एक नया फॉर्मूला आपके हाथ में होगा, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, वेयर आई H इक्वल्स टू हीट प्रोड्यूस्ड होगा, मतलब कितना हीट प्रोड्यूस। ऑब्वियसली हम लोग को क्या कैलकुलेट करना था इसमें कि कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये क्या होगा हीट प्रोड्यूस्ड। नीचे नहीं दिख रहा है तो एक बार कमेंट कीजिएगा। हीट प्रोड्यूस्ड I इक्वल टू करंट, R इक्वल टू रेजिस्टेंस एंड T इज इक्वल टू टाइम। ओके, तो लास्ट में ये आपका फॉर्मूला आया, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं कि हीटिंग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। यहाँ नीचे लिख दीजिएगा दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। इसके बाद आपको लिखना है दिस इज आल्सो नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और हाँ, तो जाते हैं ऊपर से हम लोग आते हैं थोड़ा सा और इस पर डिस्कस किया जाएगा कि क्या क्या हो सकता है इसके बारे में, कौन कौन से फैक्टर पर हीट प्रोड्यूस डिपेंड होगा। ठीक है, तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज जूल्स एक चीज यहाँ पर देखिए, स्टार लगाइए इस पर, डबल स्टार कर लीजिएगा। अब देखिए क्या हो रहा है कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। यहाँ पर लिख सकते हैं हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट। ठीक, कहने का ये मतलब है कि अगर मान लीजिए कि पहले आई करंट का, देखिए करंट इक्वल टू 1 एम्पीयर लिख दिया था, ठीक है। तो हम लोग का हीट कितना आ रहा है 1 स्क्वायर आ रहा है, मतलब हीट कितना आएगा 1 ही आएगा, है ना। अब मैंने क्या किया, करंट को डबल कर दिया, 2 गुना कर दिया, करंट को 2 गुना कर दिया, तो हीट इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। आई यहाँ आई स्क्वायर, आई कितना है 2 का स्क्वायर, मतलब कितना हो रहा है 4 टाइम्स, ठीक है। मतलब पहले 1 एम्पीयर दे रहा था तो हीट कितना प्रोड्यूस हो रहा था 1, और जब यहाँ पर मैं कितना दे रहा हूँ 2 एम्प्स दे रहा हूँ, मतलब हीट करंट को डबल कर रहा हूँ, तो हीट कितना हो जा रहा है 4 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। ऐसे केस में क्या होगा, करंट को डबल करने से हीट मेरा 4 टाइम्स हो जा रहा है। ये कहने का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट का मतलब ये आप समझने के लिए, बस हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए बताया गया, ठीक है। यहाँ पर एक और पॉइंट लिख सकते हैं, इफ करंट इज डबल्ड मतलब अगर 2 गुना कर दिया जाएगा, देन हीट प्रोड्यूस्ड इज 4 टाइम्स, हीट प्रोड्यूस्ड इज 4 टाइम्स, मतलब 4 गुना बढ़ जाए। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं समझाने के लिए, ठीक है। और यहाँ से देखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहाँ से पहला चीज ये सीखा हम लोग ने कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट,
दूसरा चीज क्या देखेंगे, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, है ना। यहाँ पर लिख लीजिए हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक, अगला चीज है नंबर 3 पे आते हैं। अब कितना टाइम जा रहा है उस पर भी डिपेंड करता है ये टाइम, ठीक है। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम ड्यूरेशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर टाइम ड्यूरेशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, टाइम और ड्यूरेशन कीजिएगा बेटर रहेगा, ठीक है। तो इन तीनों चीज पर हम लोग का हीट प्रोड्यूस डिपेंड करता है, ठीक है। हीट प्रोड्यूस इन तीनों चीज पर डिपेंड करता है, किस तरह डिपेंड करता है ये लोग आप देख सकते हैं, है ना। हाँ, इसको जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, अगर लिख लिया है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से कमेंट कीजिए, आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ो। हाँ, देखिए क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस अगर हाई होगा, ठीक है, तो हम लोग का हीट क्या होगा, हीट भी हाई होगा, है ना। ये वाला समझना जरूरी है कि अगर रेजिस्टेंस हाई होगा, ये वाला हाई होगा तो ये भी हाई होगा, ये वाला लो है होगा तो ये भी लो होगा, ये ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब हम लोग आते हैं एप्लीकेशंस, ये लास्ट टॉपिक है हम लोग का इस चैप्टर का, एप्लीकेशन को, है ना। ये जैसे मैंने हीटिंग इफेक्ट बताया तो उसी समय एप्लीकेशन को भी मैंने समझा दिया, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ये कहाँ यूज करते हैं, ये हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में, हीटिंग इफेक्ट यार डे टू डे लाइफ में कहाँ यूज करते हैं ना। नंबर 1, जैसे हम लोग घरों में इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस के थ्रू यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस क्या क्या हो सकते हैं, हीटिंग आयरन होगा, हीटिंग केटल, पानी गर्म करने वाला जो बिजली से उसका यूज करते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक टोस्टर, ब्रेड को गर्म करने वाला, टोस्ट बनाने वाला, है ना। दूसरा मतलब कि रूम हीटर वगैरह एक्सेट्रा, रूम हीटर्स, यहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
दूसरा बात, इसी इफेक्ट को, हीटिंग इफेक्ट इज आल्सो यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स। हीटिंग इफेक्ट इज आल्सो यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। देखिए ये जो हीटिंग इफेक्ट यूज होता है इलेक्ट्रिक बल्ब में, वो आपके इनकैंडिसेंट बल्ब से यूज होता है। इनकैंडिसेंट बल्ब का मतलब होता है वो बल्ब जिसके अंदर क्या होता है, फिलामेंट होगा। फिलामेंट होगा, फिलामेंट होगा, वायर होगा, तभी हीट प्रोड्यूस होगा। गर्म होने क्या हो जाता है कि इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है, इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है, और ये जो वायर है इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाता है, वो रेड हॉट हो जाता है। रेड हॉट होने के बाद से एक ऐसा टेम्परेचर होगा, उसके बाद से वो ग्लो करने लगेगा। तो हम इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या करते हैं, हीटिंग इफेक्ट को यूज करते हैं। ठीक है, अब आपसे कई बार जैसे पूछा जाएगा कि कौन से ये फिलामेंट के लिए क्या यूज किया जाता है, तो एक टंगस्टन है और एक नाइक्रोम है, ये दोनों में से कोई भी यूज किया जाता है। ठीक है, आर यूज्ड फॉर मेकिंग फिलामेंट्स ऑफ बल्ब। ठीक है, टंगस्टन, ज्यादातर टंगस्टन, और इसको डिनोट करते हैं W के साथ, है ना। चलिए, ये क्या नाम है, जो बल्ब होता है, जैसे आप अभी के टाइम में LED वगैरह यूज करते हैं, उसमें कुछ नहीं होता है। जो पीला कलर का, जैसे येलो कलर का बल्ब जो जलता है ना, जैसे उसको इनकैंडिसेंट बल्ब कहते हैं, उसमें होता है ये मतलब हीटिंग इफेक्ट उसमें आप शो करिएगा, है ना। 100 वाट का मिलेगा, आपको साइड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। दूसरा बात एक और है ना, इसको कहाँ और यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज में, है ना। इसको इलेक्ट्रिक फ्यूज में यूज किया जाता है। ये छोटे मोटे आपके एप्लीकेशंस है। इलेक्ट्रिक फ्यूज का क्या मतलब, जैसे आप लोग ने छोटा एक अप्लायंस वगैरह देखा होगा, वहां पर क्या होता है कि यहाँ पर ऐसे एक वायर दौड़ा रहता है। ठीक है, वायर होता है, यहाँ पर एक पतला सा वायर होगा, फ्यूज। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। एक पतला सा वायर होगा, क्या होता है कि ये एक सर्किट के साथ कनेक्ट है। ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव आएगी या फिर यहाँ से पॉजिटिव जाएगी, है ना। और यहाँ पर ऐसे कुछ, यहाँ पर अगर बल्ब वगैरह लगा है, यहाँ पर बल्ब लगा है, तो ये फ्यूज लाइट वायर के साथ कनेक्टेड रहेगा। अगर वोल्टेज ज़्यादा हो गया, यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही करंट फ्लो कर रहा है और हाई करंट फ्लो कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए फ्यूज क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट का होता है। इसका फ्यूज का क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब बहुत कम टेम्परेचर पे ही ये पिघल जाएगा। तो पिघलने की वजह से अगर मान लीजिए कि क्या होता है कि ये नहीं पिघलता, यहाँ पर बहुत ज़्यादा करंट पास हो रहा है, तो ये क्या होता है, कुछ देर में जाकर के ये बल्ब मेरा क्या हो जाता है, फ्यूज होता है, और ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस क्या हो जाता है, मेरा खराब हो जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये क्या होता है कि फ्यूज उड़ जाता है, तो मेरा बल्ब सलामत रहता है। मैं क्या करूँगा, फ्यूज को चेंज कर दूंगा, दूसरा फ्यूज लगा दूंगा यहाँ पर, बस काम खत्म। बल्ब का दाम ज़्यादा रहता है और फ्यूज का दाम कम रहता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज में भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज का एक डेफिनेशन लिख लिया जाए, ए फ्यूज इज ए थिंग with short length of a thin plated copper wire। ठीक है, फ्यूज इज ए शॉर्ट लेंथ, छोटा होता है, ज्यादा लंबा फ्यूज नहीं यूज किया जाता है। शॉर्ट लेंथ ऑफ ए टिन प्लेटेड कॉपर वायर। अब फ्यूज क्या होता है, एक अलॉय से बनता है, टिन और कॉपर मिक्स करके उससे
बनाया जाता है, ठीक है, हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये सब था हम लोग का इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। आई होप आप लोग को मतलब ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ रहे होंगे, है ना। अच्छा, इसको आप लोग लिखिए, नोट डाउन कीजिए। हम लोग ने जहाँ तक हुआ हम लोग ने कोशिश किया कि मतलब कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाया जाए, है ना। अब आपका काम है कि इसको रिवाइज करिए, बार बार देखिए, जहाँ डेरिवेशन है उसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और उसके रिलेटेड में जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए। जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने लायक है उसको सॉल्व कीजिए। जहाँ आप लोग फंस रहे हैं, है ना, जहाँ पर डाउट आ रहा है वहाँ पर हमें आप लोग कांटेक्ट कीजिए पावर स्टडी जोन पर। हम लोग हर चीज़ का निदान रखते हैं, है ना। तो और एक सेशन रखा जाएगा, एक या दो सेशन रखा जाएगा जिसमें हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस और रिलेटेड क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड्स में आ सकते हैं वैसा क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, है ना। उसके बाद से आपका दूसरा या तो केमिस्ट्री का या तो हाँ कोई भी एक लेक्चर स्टार्ट होगा। फिर कुछ दिनों के बाद से हम फिजिक्स का लेक्चर भी लेकर आएंगे, है ना। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल, ठीक है। टेक केयर, बाय।